हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के DVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आपको बिहार बोर्ड की परीक्षा में अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, आपका पहला प्रश्न है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइड होता है। सबसे उत्तम क्वालिटी का जो होता है कोयला एंथ्रासाइड होता है। और सबसे कम यानी घटिया क्वालिटी का जो होता है पिटुमिनस होता है, यानी पीट होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे कम क्वालिटी का पिटुमिनस और सबसे उत्तम क्वालिटी का एंथ्रासाइड। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो जो युद्ध हो गया वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। युद्ध हो गया, आतंकवाद हो गया और सांप्रदायिक दंगे हो गए, ये सभी मानव द्वारा किए जाते हैं, ये प्राकृतिक आपदा नहीं होता है। सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, हिमस्खलन हो गया, ये सब प्राकृतिक आपदा है। और युद्ध हो गया, आतंकवाद, ये सब प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायत समिति। तो पंचायत समिति बिल्कुल सही है। पंचायत समिति जो कि है पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? ये जो है उष्ण आर्द्र है। तो बिल्कुल सही है। उष्ण आर्द्र मतलब उष्ण आर्द्र का जलवायु का, उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है चावल। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? चीन में। बिल्कुल सही है। चीन में ही सबसे पहले मुद्रण का आविष्कार हुआ था, यानी कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो चीन में ही हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। बिल्कुल सही है, जिनेवा में ही अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? 1927। बिल्कुल सही है। 1927 में ही साइमन कमीशन भारत आया था। तो आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपसे पूछ ले कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, मतलब कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। और साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 1927 में। आपको ध्यान में रखना है सभी बात को। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? कागज का नोट। तो कागज का नोट आधुनिक मुद्रा का रूप है। अभी कागज के नोट का ही मतलब कि कागज से ही नोट बनता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आधुनिक मुद्रा का एक रूप है कागज का नोट। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1936 में। तो बिल्कुल सही है। 1936 में ही अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है, 1936 में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? बिहार। तो बिल्कुल सही है। बिहार का ही प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अगर पूछ ले कि प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा कहाँ है, तो गोवा में हो जाएगा। सबसे ज्यादा गोवा में हो जाएगा और सबसे कम बिहार में हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार में और सबसे ज्यादा गोवा में। आपका अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिल्कुल सही है, बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाया था। तो आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछ ले कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो 1871 ईस्वी में हुआ था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है,
बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? रूस की। तो बिल्कुल सही है, रूस की सहायता से ही बोकारो लौह इस्पात संयंत्र खोला गया था, तो आपको ध्यान में रखना है। और पूछ ले कि अगर भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से खोला गया था, तो ये भी रूस की सहायता से ही खोला गया था। अगर आपसे पूछ ले कि बोकारो लौह इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से खोला गया था, तो जर्मनी, ये जर्मनी की सहायता से खोला गया था। रूस ने। बोकारो रूस हो जाएगा। राउरकेला है जो कि जर्मनी की सहायता से खोला गया था, मिस्टेक हो गया था, आपको ध्यान रखिएगा। बोकारो और भिलाई रूस की सहायता से, और राउरकेला हो जाएगा जर्मनी की सहायता से, और दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से, आपको ध्यान में रखना है। एक बार और समझ लीजिएगा, बोकारो और भिलाई रूस की सहायता से, राउरकेला जो लौह इस्पात संयंत्र है जर्मनी की सहायता से, और दुर्गापुर हो जाएगा ब्रिटेन की सहायता से। आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या है? करो या मरो। बिल्कुल सही है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। और यह नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, करो या मरो। तो बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था करो मरो का नारा, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1962। तो 1962 में, बिल्कुल सही, 1962 में ही टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन का स्थापना हुआ था 1962 में, तो आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? नर्मदा बचाओ तो आंदोलन। बिल्कुल सही है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से ही, नर्मदा बचाओ आंदोलन से ही डॉक्टर मेघा पाटेकर जुड़ी हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, गोल घर का निर्माण कब हुआ? गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1786 तो में। बिल्कुल सही है, 1786 में ही पटना का गोल घर का निर्माण हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है 1786 में गोल घर का निर्माण हुआ था। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? डिगबोई। बिल्कुल सही है, डिगबोई कहाँ है? तो असम में है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में स्थित है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है? तो राज्य की विशेषता सरकार होती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि राज्य की विशेषता सरकार होता है। आपका अगला प्रश्न है, आयुर्वेद का जनक। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चरक का। तो चरक को कहा जाता है, आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि आयुर्वेद का जनक चरक। वही पतंजलि का जनक अगर पूछा जाए तो रामदेव हो जाएगा। ये इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि इसका जनक पूछा जाएगा तो कौन होगा, सब ध्यान में रखते हुए चलना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, 95 संस्थाएं किसकी रचना है? 95 संस्थाएं किसकी रचना है? मार्टिन लूथर। तो बिल्कुल सही है, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जो थे 95 संस्थाएं जो थे उसकी रचना है, मार्टिन लूथर ने किया था। 95 संस्थाएं किसकी रचना है? तो मार्टिन लूथर की। और मार्टिन लूथर जो कौन थे? तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे मार्टिन लूथर किंग, पूरा नाम है मार्टिन लूथर किंग। तो 95 संस्थाएं किसकी रचना थी? तो मार्टिन लूथर किंग की। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे लंबा बांध है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। तो बिल्कुल सही है, हीराकुंड बांध है जो कि भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? आपको 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो हो जाएगा LG, ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और कोको कोला, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा LG, सैमसंग, कोको कोला, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, पत्र मुद्रा है। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन है? तो पत्र मुद्रा। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो कौन हो जाएगा? युद्ध हो जाएगा, आतंकवाद हो जाएगा, सांप्रदायिक दंगे हो जाएगा, ये सभी
प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है। और प्राकृतिक आपदा हो जाएगा सुनामी, बाढ़ और भूकंप, ये सभी प्राकृतिक आपदा है, तो आपको ध्यान में रखना है सभी बात को। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी को। तो बिल्कुल सही है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854 में। तो बिल्कुल सही, 1854 ईस्वी में ही भारतीय डाक विभाग की स्थापना की गई थी। 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग की स्थापना किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। बाढ़ के समय हमें ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है मोबाइल। तो बिल्कुल सही है, आप सभी को पता होगा कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन अभी मोबाइल है। इससे पहले जो था सर टेलीफोन था, उसका बाद वॉकी टॉकी था, ये सब के जमाना जो है अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब जो मुख्य साधन है संचार का वो अब मोबाइल बन चुका है। ठीक है, करेक्ट आंसर है मोबाइल। तो आपको ध्यान में रखना है कि आधुनिक यानी अभी संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, रूसो। रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस का। तो बिल्कुल सही है, फ्रांस का। रूसो से समझ नहीं लीजिएगा कि रूस का होगा, आपको ध्यान में रखना है कि रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में होता है। जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व महानगर में होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन साधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन साधन है? तो पुनः पूर्ति योग। पुनः पूर्ति योग आपका राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा है कि पुनः पूर्ति योग साधन है। ये जो है पुनः पूर्ति योग्य का मतलब क्या होता है? जैसे कि सौर ऊर्जा है, इससे हम जैसे कि बैटरी को चार्ज करते हैं। ठीक है, चार्ज करने के बाद फिर वो डाउन हो जाता है, फिर चार्ज करते हैं, मतलब पुनः फिर उसको पूर्ति किया जाता है, वो फिर खत्म होता है, फिर पूर्ति किया जाता है, इसीलिए इसको पुनः पूर्ति योग्य इसको कहा गया है। सिलसिला चलते रहता है, डाउन होता है, चार्ज होता है, इसीलिए सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति का कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह कहते हैं। जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछ ले कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल को कहते हैं। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिल्कुल सही है, नवादा में ही ककोलत जलप्रपात स्थित है, तो आपको ध्यान में रखना है नवादा में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ इसमें दिया हुआ है, तो चंडीगढ़ बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन हो जाएगा? तो चंडीगढ़ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, लद्दाख भी हो जाएगा, और अंडमान निकोबार हो जाएगा, पुडुचेरी हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। ये सभी केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये सभी केंद्र शासित प्रदेश है। आपको कोई भी ऑप्शन में दे सकता है, तो आपको ध्यान में रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 40%। तो बिल्कुल सही है, 40% है। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी 40% है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, संघ राज्य का उदाहरण है। संघ राज्य का उदाहरण क्या है? अमेरिका। तो अमेरिका जो है कि संघ राज्य का उदाहरण है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। संघ राज्य का उदाहरण है अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975। तो बिल्कुल सही है, 1975 में ही भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी, तो आपको ध्यान में रखना है 1975 में
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, तो ये था बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का। हम इतना ही तक रखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अब वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। इससे आगे का जो प्रश्न है हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये था बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का साइंस का, सोशल साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि हमने आपके साथ साझा किया है। हम रोज आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, हर विषय का रोज ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि हम रोज आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।